आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हमारी टीम जो है यहाँ हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले में हटेली मंडी डिस्ट्रिक्ट में पहुँची हुई है। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं आर हॉस्पिटल में। यहाँ पर आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर रमेश कुमार जी बैठे हुए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं। लेकिन बात ये नहीं है, बात आज है कैंसर की, जिसके ऊपर कई सवाल ये हैं कि कैंसर के जो रोगी हैं वो क्या दिनचर्या फॉलो करें, वो क्या खाएं, क्या पिए। ये चीज़ कभी कभी समझ नहीं आती है। वो जब दूसरे तरीके के ट्रीटमेंट्स के लिए जाते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके की दवाइयाँ सजेस्ट कर दी जाती हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही होता है कि उनका दिनचर्या क्या होना चाहिए। इसी चीज़ को आज हमें जो है डॉक्टर रमेश कुमार जी, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं और एक्सपर्ट हैं आयुर्वेद से कैंसर को हराने के लिए, तो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे साथ। सबसे पहला सवाल यही है कि किसी भी कैंसर पीड़ित रोगी के लिए क्या दिनचर्या फॉलो करनी होती है? तो कैंसर पेशेंट के लिए जो दिनचर्या है उसको सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में 3 और 5 के बीच में, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है हमारा, उसमें उठना चाहिए। अच्छा। उसमें उठ के सबसे पहले उसको 1 गिलास गुनगुना पानी, अच्छा। कम से कम 300 ml, ज़्यादा पिए तो 1 से 1.25 लीटर तक जितना पी सकते हैं पिए, लेकिन कम से कम 300 ml पानी गुनगुना करके बैठ के, खड़े होकर नहीं, बैठ के, और चाय की तरह सिप सिप करके पीना है। सबसे पहले यही काम। अच्छा, गुनगुना पानी पीने के गुनगुना पानी पीना है। इसके पीछे कोई कारण? हाँ, कारण है। बासी मुंह पीना है। बासी मुंह, हमारे मुंह की जो रात भर की लार जमा है वो सारी पेट में जानी चाहिए, क्योंकि ये जो लार है ये क्षारीय होती है। कोई भी बीमारी है, छोटी से बड़ी, जुकाम से लेके कैंसर तक, वात पित्त कफ, हमारे शरीर के 3 दोष हैं। ये जब डिसबैलेंस हो जाते हैं तब कोई न कोई बीमारी का सेल्स ग्रोथ करता है और वो बीमारी हमें जकड़ लेती है। तो ये लार जो है बासी, मैं कह रहा हूँ कि सारी पेट में जानी चाहिए। ये क्षारीय होती है, ये इनको वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है। अच्छा, मेन कारण है। अच्छा। उसके बाद फ्रेश हो के आए, सुबह में थोड़ा आधे घंटे, पौना घंटा, घंटे भर तक अलग अलग प्रकार से प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है। ये कम से कम 1 घंटा पेशेंट को जरूर करना चाहिए। ठीक है। पेस्ट, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए कैंसर पेशेंट को। इसकी जगह में हम दातुन कर सकते हैं, नीम की, आम की, बबूल की, कीकर की, किसी की भी। नीम की दी बेस्ट होती है, सबसे बढ़िया नीम की है। अच्छा। या फिर अगर मंजन ही करना है तो थोड़ा सा सेंधा नमक, 2 बूंद सरसों का तेल, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर, ये लेके हम मंजन भी कर सकते हैं। ब्रुश से भी कर सकते हैं, उंगली से भी कर सकते हैं। ठीक है जी। पानी, अब आप ये पूछेंगे कि पेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए? हाँ जी। इसमें एक केमिकल होता है, लोरियल कहते हैं जिसे, शेविंग क्रीम में भी डलता है, इसमें टूथपेस्ट में भी डलता है जी। लोरियल कैंसर बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा कारण है लोरियल, और वो काम सिर्फ एक ही आता है कि उससे झाग बनते हैं जी। झाग बनाने के ही काम आता है, नुकसान ज़्यादा करता है। यूरोप कंट्री में तो 14-15 साल के बच्चों के लिए बैन है टूथपेस्ट करना। अच्छा। तो ये कैंसर को बढ़ावा देता है लोरियल, तो इसलिए पेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसको भी कैंसर हो गया उसको टूथपेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा। और पानी सुबह में या दिन भर में, जब भी सुबह में गुनगुना पानी पिए, दिन भर में मटके का पानी पी सकते हैं, लेकिन पिए हमेशा बैठ के ही, घूंट घूंट करके जी। क्यों? उसका भी कारण है कि अगर 1 गिलास पानी हमने लिया, ऐसे डाल दिया नीचे मिट्टी में, देखेंगे ना खड्डा हो जाएगा 1 गिलास पानी से जी जी। तो वही गिलास पानी अगर हम ऐसे पीते हैं तो हमारे पेट में भी तो ऐसे ही जाके नुकसान करता है। तो ये तो सुबह का पानी का नियम बताया मैंने जी। और फिर तो शाम को पानी के बाद में खाने का है जी जी। पानी का ही बताया मैंने। हाँ, अभी खाने का है। तो खाने की प्रक्रिया जो है ना, सुबह में तो पेट भर के खाना खाना चाहिए, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना चाहिए कैंसर पेशेंट को। अच्छा। खाने का सबसे बेस्ट टाइम है 7 और 9 के बीच में सुबह। अच्छा। सूर्य उदय होने से आधा घंटा बाद में, क्योंकि हमारी जठराग्नि जो है ना, खाना पचाने की जो मशीन है, वो 7 और 9 के बीच में
तेज़ गति से काम करती है। पेशेंट का खाया हुआ खाना पच जाता है, इसके बाद का खाना खाया हुआ पचेगा नहीं, कि वो जब अग्नि धीरे धीरे करके बुझ जाती है। जब मशीन ही काम नहीं करेगी तो खाने को पचाएगा कौन? जब खाना पचेगा नहीं तो वो सड़ेगा, सड़ेगा तो बीमारी को बढ़ाएगा। जी, राइट। खाने में हमें मोटे अनाज, जो हमारी अपनी फसल है, गेहूँ हमारी अपनी फसल नहीं है, यूरोप की फसल है, ये अंग्रेज लोग लेके आए थे इसको। हमारी जो मोटी फसल है, बाजरा जैसे कि बाजरा है, चना है, ज्वार है, मक्का है, मूंग है, मोठ है, जो भी हमारी मोटी फसलें, पुरानी फसलें जो हैं, वो खाने में हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। और फिर शाम को, मतलब ये तो सुबह का था, तो शाम को फिर कैसे क्या चीज़ follow की? शाम को भी ऐसे ही सूर्यास्त होने से पहले पेशेंट को खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो क्रिया होती है ना जठ अग्नि की, जो सुबह 7 और 9 के बीच में जिस तेज़ी से काम करती है, खाने को पचाती है, उसी प्रकार से जब सूर्यास्त होता है उस टाइम में वो अपने तेज़ गति पे होती है। तो सूर्य छिपने से पहले खाना खा लेना चाहिए ताकि वो आराम से पच जाए। इसके पीछे कोई कारण कि सूर्य उदय और सूर्य के छिपने के बाद कुछ ऐसा हाँ, ऐसा कारण है कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पे जब उसकी रेडिएशन के संपर्क में हम आते हैं, उनकी किरणों के संपर्क में जब आदमी आता है, हम आते हैं, तब वो जठराग्नि प्रज्वलित होती है। अच्छा। इसी प्रकार से जब शाम के समय अस्त होता है तब वो अपने तेज गति पे होती है, तो खाना आराम से पच जाता है। खाना और पीना ये नियम के अनुसार आदमी करता है तो बीमार नहीं होगा। अगर आदमी रोटी का एक टुकड़ा चबाता है तो मुंह में 32 दांत है, कम से कम 32 बार उसको चबा के खाना चाहिए। और सुबह से शाम के बीच का जो वक्त है उसमें वो क्या खा सकता है? दोपहर में जूस है। हाँ। दोपहर की जो हमें भूख लगती है, बाई चांस हम कहते हैं कि भूख लगी है, वो भूख नहीं है, वो कृत्रिम भूख होती है। बाकी सुबह का खाना पेट भर के सुबह खाएं। दिन में भूख हम महसूस करते हैं कि हमें भूख लगी है, लेकिन वो कृत्रिम भूख है। हम पानी भी पी सकते हैं, जूस वगैरह लें जी। हरी सब्जियों का जूस लें, सलाद का जूस लें, अनार का जूस लें, वही फल फ्रूट खाएं दिन भर में जो बाजार से पके हुए ना हो। खट्टे फल बिल्कुल भी ना खाएं, खट्टी कोई भी चीज़ कैंसर पेशेंट कुछ नहीं, कैंसर पेशेंट के लिए जहर का काम करती है। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट से पका हुआ फल भी नहीं खाना चाहिए। मोस्टली फल जो है कार्बोहाइड्रेट से पकते हैं, कार्बोहाइड्रेट से जो पकते हैं वो मीठे होते हैं, लेकिन वो भी खतरनाक है पेशेंट के लिए। पेड़ से जो फल पकते हैं मोस्टली खट्टे होते हैं, खट्टे फल वैसे खतरनाक है, कम खाएं क्या जी। खाने के लिए अनार एक ऐसा है फल जो पेड़ पे पकता है और मीठा होता है। बाकी अंगूर, संतरा, नारंगी वगैरह सब खट्टे हैं। अनार खा सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं। कच्चा केला, कच्चा पपीता उसको घर में ला के पका सकते हैं, 24 घंटे में पक जाता है। अगर कच्चे लाएंगे तो 24 घंटे में हम रख देंगे कहीं भी अंधेरी कोठरी में, वो पक जाएगा, उसको हम खा सकते हैं। तो केला खाएं, अच्छा। पपीता खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, अनार खाएं, चुकंदर, गाजर, मूली वगैरह इनका सलाद खाएं। नारियल का पानी ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में 2 बार 3 बार जितना भी कच्चा नारियल खाएं। और रसोई घर में क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? रसोई हमारी सबसे बड़ी डिस्पेंसरी है। बिल्कुल। मसाले जब ये मुग़ल आए ना, हम तो जो है इन मसालों को जो आज मुग़लों ने नाम रखे मसाले, इनको उज़दिया कहते थे पहले। औषधियाँ कहते थे जी जी। ये मुग़लों ने मसाले बनाए, तो रसोई घर तो हमारा सबसे बड़ा औषधि घर है। बिल्कुल। फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अगर आदमी को पता लग गया ना कि मुझे कैंसर है, तो रसोई के माध्यम से ठीक हो सकता है, उसे कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अपने रसोई घर के माध्यम, तो इसमें हमें थोड़ा सा बदलाव करें अपने घर में। एक तो एल्युमिनियम के बर्तन में खाना ना पकाएं। अच्छा। एल्युमिनियम जब ताप के संपर्क में आता है तो वो अपने अवशेष छोड़ता है, वो कैंसर को बढ़ाता है। अच्छा। प्रेशर कुकर उससे भी एल्युमिनियम का बना होता है, आजकल तो फिर स्टील के भी आ रहे हैं, लेकिन प्रेशर कुकर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि दालों में, सब्जियों में वगैरह में सब में अमोनिया निकलता है। अमोनिया एक खतरनाक जहर है। अच्छा। अमोनिया कुछ फायदे भी हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पे वो खतरनाक है। अच्छा। और जो लोग अमोनिया जी
पुरानी जो इलिटरेट लेडीज़ थी ना, वो पहले दालें वगैरह बनाती थी खुले बर्तन में, तो उसमें जो झाग निकलता था वो चम्मच से निकाल के बाहर फेंकती थी। और वो यही बताते थे कि ये खाने के मतलब का नहीं, उन्हें पता नहीं था कि क्या चीज़ है ये, लेकिन ये पता था कि खाने के मतलब का नहीं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सीखती आ रही हैं वो, ये खाने की चीज़ नहीं है। अब प्रेशर कुकर में जब हमने दालें बनाई तो उसमें जो अमोनिया है वो तो उसी में रह गया, उसी में हुआ ना, उसी में जज्ब हुआ ना, तो जहर तो हम खा ही रहे हैं। कैंसर इतनी तेज़ी से फैलने का मेन कारण ही हमारा खान पान है, हमारी एग्रीकल्चर है। इसमें जो है कीटनाशक के प्रभाव में कोई भी फसल है हम उसको सुरक्षित नहीं रख सकते 1 महीना भर भी, जब तक उसमें दवा नहीं डालेंगे। और उसको पैदा करने के लिए भी उसमें बार बार रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग किया जाता है। निकालने के बाद में भी जब सुरक्षित हमने उसको स्टोर करना होता है तो टैंक में डालते हैं, तो उसमें पहले दवाई डालते हैं, तब वो साल भर सुरक्षित रह पाते, नहीं रहते ही नहीं। पुराने टाइम में क्या होता था, नीम के पत्ते डाल दिए, हाँ नीम के पत्ते, क्योंकि उसमें खाद और कीटनाशक नहीं होता था, कुछ नहीं लगता था। अब नहीं बचाव होता नीम के पत्तों से, अब वो डालना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है। और जो लोग नॉनवेज की तरफ ज़्यादा भागते हैं, नॉनवेज की तरफ खाने के लिए, तो नॉनवेज खाना चाहिए क्या? नॉनवेज नहीं खाना चाहिए इसमें। अच्छा। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, चटपटे मसाले नहीं खाने चाहिए। मसाले का इस्तेमाल करना, साबुत मसाले लेके आएँ, अपने घर में ला के पीसें या बाहर से पिसवा लें, लेकिन साबुत लेके आएँ। आयोडाइज नमक ये भी नहीं खाना चाहिए। आयोडाइज नमक, लेकिन कहते हैं कि आयोडीन से मतलब हड्डियाँ मजबूत होती है कभी? आयोडीन से हड्डियाँ मजबूत नहीं होती, सर्द इलाकों के लिए उनको ज़रूरत होती है आयोडीन की। हमारे अंदर आयोडीन पहले से ऑलरेडी बहुत है। अच्छा। सरप्लस कोई भी चीज़ नुकसान करती है। आयोडीन जो है नमक नमी पैदा करता है, तो आयोडीन नमक जो है, जो ठंडे इलाके हैं ना वहाँ तो ठीक है, हमारे लिए हमारे अंदर तो पहले सरप्लस है आयोडीन, तो हम क्यों इस्तेमाल करें उसका? सबसे बढ़िया सेंधा नमक है। अच्छा। काला नमक भी इस्तेमाल करें, सेंधा नमक सबसे बढ़िया है। सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। चीनी में सल्फर होता है, तो चीनी भी खतरनाक है, आम आदमी के लिए भी खतरनाक है चीनी। और जो ये मैं दिनचर्या बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि कैंसर पेशेंट के लिए, ये सबके लिए ज़रूरी है। नहीं तो आज ऐसे समय में, इस दौर में, जब आदमी को जीने के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए और भोजन चाहिए, तीनों में कोई भी शुद्ध नहीं है। ना ऑक्सीजन शुद्ध मिल रही है, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। पानी भी नहीं है जी, खाना भी नहीं है, तो फिर किसके सहारे जिएगा? ज़्यादा समय नहीं है, 2-4 साल के बाद ही इतना कुपोषण हो जाएगा कि आम आदमी इस बीमारी के चुंगल में फंसेगा। और ये दिनचर्या जो मैं बता रहा हूँ सबके लिए ज़रूरी है। अगर इस दिनचर्या को, भोजनचर्या को फॉलो करता है तो 50% तो पेशेंट वैसे ठीक हो जाता है। 50% दवाइयाँ काम करती है तो ठीक हो जाता है। दृढ़ निश्चय पेशेंट जो है, जिसने ये कर लिया कि मुझे कैंसर को हराना है, रोक नहीं सकता उसे। और जिसने ये सोच लिया कि भाई मुझे तो, मेरा तो समय आ गया, कुछ पड़ोसी कह देते हैं, कुछ रिश्तेदार कहते हैं, कुछ बाहर खड़े हुए कानाफूसी करते हैं, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। सही बात है। जैसे कि आप आयुर्वेद से ठीक करते हैं, तो पूरा खर्च लोगों के ऊपर कितना पड़ता होगा? ज़्यादा बर्डन पड़ता है? जो लोग नहीं, मतलब ऐसा मिडिल फैमिली है, तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं आपके इलाज? बिल्कुल नाम मात्र का खर्चा है। महीने भर का दवा का खर्चा 8,500 से 9,000 रुपये का है, सिर्फ आयुर्वेद को, सिर्फ ही दवाइयों का खर्चा है ये। अच्छा। औषधियों का खर्चा है ये। और जो वहाँ तो जो है टेस्ट के 20-22 हज़ार रुपये एलोपैथ में लगते हैं, तो वो गरीब आदमी तो जा नहीं सकता, नहीं करवा सकता। तो मेरा तो यही प्रायोजन है कि आम आदमी जो है आयुर्वेद जो है के सहारे से आम आदमी अपना जीवन बचाए। आयुर्वेद से इलाज संभव है, भरोसा करें और अपना ट्रीटमेंट निश्चित तौर पर ठीक होगा। जैसे कि हम यहाँ अभी हरियाणा में हैं, तो हरियाणा के लोग तो आ सकते हैं, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं वो यहाँ आएंगे तो वो कैसे? आपके पास क्या व्यवस्था है उन लोगों के लिए? दूर दराज से पेशेंट जो आने वाले हैं वो हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे खुला होता है। अच्छा। ओपीडी टाइम 7 से 7 का है दिन में, लेकिन हॉस्पिटल 24 घंटे खुला रहता है। 1-2 दिन की अगर रुकने की व्यवस्था उनकी हमने करनी होती है तो हमारे पास जगह है, खाने पीने की, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पेशेंट को हम एडमिट नहीं करते, क्योंकि दिनचर्या भोजनचर्या है, उसके लिए अटेंडेंट की ज़रूरत होती है पेशेंट को, वो अपने घर में ही कर सकता है, यहाँ नहीं हो सकती। इसलिए हम 1 महीने की दवा एक बार में देते हैं। कुछ पेशेंट कहते हैं कि भाई 3 महीने की दवा इकट्ठी भेज दो, मेरे पास नहीं,
1 महीने की दवा में पेशेंट को 20 से 30% तक रिकवरी होती है पेशेंट की। अगर जैसे बताता हूँ, मैं घंटे 1.5 घंटे काउंसलिंग करता हूँ, एक एक बात समझाता हूँ। जब बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है ना पेशेंट, तो मैं दवाइयाँ देता हूँ। अच्छा, दवाइयाँ बेचना भी मेरा काम नहीं है। मैं बिल्कुल जब संतुष्ट हो जाता है तब देता हूँ दवाइयाँ। और जब वो संतुष्ट होता है और जाके घर में वो काम करता है, वो दिनचर्या करता है अपनी, वो भोजनचर्या में बदलाव करता है, डेफिनेटली ठीक होता है। हम सुनते हैं कि जब हम दूध दही खाते हैं तो उससे ताकत बढ़ती है, तो कैंसर के रोगियों को भी दूध दही या डेयरी प्रोडक्ट्स खाने की इजाज़त है? डेयरी प्रोडक्ट खाने की इजाज़त नहीं है। दूध, घी, दही, लस्सी ये सिर्फ देसी गाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, सिर्फ गाय का, भैंस वगैरह का किसी चीज़? गाय का, वो भी देसी गाय मैंने बताई। देसी गाय जिसकी पीठ पे कुबड़ निकला होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका कारण है जी, कारण देसी गाय की पीठ पे जो कुबड़ निकला होता है, वो जो सूर्य के, वो उसमें सूर्य की 3 नाड़ी होती है। अच्छा। सूर्य की 3 नाड़ी होती है। वो रेडिएशन के चक्कर में, संपर्क में जब आती है ना, सूर्य के रेडिएशन के संपर्क में जब आती है, तो उससे वो केमिकल बनता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। वो कैंसर को मारने का अचूक हथियार है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी मुझे और मेरे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो दिनचर्या है, अगर इस तरीके की दिनचर्या आप फॉलो करते हैं तो आशा ये ज़रूर है कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है किसी भी चीज़ को हराने का या किसी भी चीज़ को करने का, तो वो बिल्कुल हो सकता है, चाहे वो कैंसर जैसी बीमारी ही क्यों ना हो। तो बाकी की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से मैं दोबारा, अगर कोई क्वेरी बचती है तो मैं दोबारा ज़रूर पूछने वाली हूँ। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर बताइएगा कि जो ये दिनचर्या आपने सुनी वो आपको कैसे लगी। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।